नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार की किसानों और कर्मचारियों को सौगात, रबी फसलों के लिए एमएसपी में इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, वाराणसी में गंगा पर बनेगा नया डबल डेकर पुल। एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान पर बरसे विदेश मंत्री अजय शंकर, कहा आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद जैसी 3 बुराइयों का समाधान न होने पर हासिल नहीं होगा सहयोग और एकीकरण का फायदा, आत्मनिरीक्षण पर दिया जोर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने की बैठक, सीटों के बंटवारे को लेकर हुआ मंथन। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मॉरिटानिया पहुंची। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर। हरियाणा में फिर से नायब को कमान, विधायी दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने ठोका सरकार बनाने का दावा। बड़े नेताओं की मौजूदगी में कल होगा शपथ ग्रहण। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक ओर जहां सरकार ने किसानों के लिए रबी की फसल का एमएसपी बढ़ाया है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की है। मोदी सरकार ने रेलवे की एक बड़ी परियोजना को भी मंजूरी दी है और जिसका फायदा वाराणसी इलाके में यात्रियों और माल ढुलाई के बढ़ते बोझ को कम करने में मिलेगा। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अब तक 17 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसमें किसान कल्याण की तमाम योजनाएं शामिल हैं। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्र सरकार ने रबी की फसल के लिए आने वाली 6 फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं की फसल में लागत के अनुरूप 105% तक की वृद्धि अब तक की जा चुकी है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक ज़बरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। देश भर के किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कणक का रेट 150 रुपया प्रति क्विंटल वाधा किया ते सरों तिलों दे विच 300 रुपया प्रति क्विंटल ते दालां दे विच जो 275 रुपये प्रति क्विंटल वाधा किया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसान खुशहाल होएगा। चने पर 210 रुपये, सरसों पर 300 रुपये और ऐसे जौ, सूरजमुखी वगैरह फसलों पर एमएसपी ਵਿੱਚ वाधा किया गया है। उसकी मैं भारत सरकार की शलाघा करता हूँ। फसलों में बढ़ोतरी की है ना, कि जैसे सूरजमुखी होगी, गेहूँ होगी, सरसों में, इसको सभी किसानों को लाभ मिलेगा। ये फैसला किसानों के लिए बहुत ही हितकर है और किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। बढ़ोतरी से किसानों को लाभ मिलेगा इसका, और जो किसान आंदोलन करते थे, किसान उग्रह करते थे कि हमारी उपज बर्बाद हो रही है, इससे अब बेनिफिट होगा। तो अच्छा है, ये महंगाई की दृष्टि से तो ठीक ही है भाई, महंगाई वैसे बढ़ रही है। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काशी में गंगा जी पर एक नया पुल बनाने का फैसला भी लिया गया है, जिस पर रेल और सड़क यातायात दोनों शामिल होंगे। डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। गंगा जी पर यह ब्रिज
अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है। अगले 150 साल के लिए, समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि की वजह से सरकार पर 9,448 करोड़ का सालाना भार पड़ेगा, तो वहीं गंगा जी पर बनने वाले पुल के लिए 2,642 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये पुल 4 साल में बन जाएगा। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हुए हैं। इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। इससे हमारे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। और वहीं गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मिली मंजूरी पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि गंगा काशी वासियों की सुख सुविधा के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में गंगा पर एक रेल सड़क पुल को मंजूरी दी गई है। इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और यहाँ के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही रोजगार और कारोबार के नए नए अवसर भी बनेंगे। और इसी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसानों के हित में बताया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उत्पादन का उचित दाम दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल, जो 6 मुख्य फसल होती है, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है और अब रबी की फसल के जो दाम हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं, ये एमएसपी बढ़ी है और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50%। और आज पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की। तो इस मंच से भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। जयशंकर ने आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ मिलकर काम करने की बात कही। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान न जाने का फैसला लिया, तो किसी भारतीय विदेश मंत्री की 9 साल के बाद पाकिस्तान की यात्रा हुई है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए लगभग 1 दशक बाद पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में अपना भाषण दिया तो इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को जमकर सुना दिया। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद 3 बुराइयां हैं जिनका समाधान नहीं किया गया तो सहयोग और एकीकरण का फायदा हासिल नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा, चार्टर में यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चुनौतियां क्या हैं। ये मुख्य रूप से 3 हैं जिनका मुकाबला करने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध है। ये हैं आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद। यदि सीमा पार से आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो इनसे व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। एससीओ काउंसिल की 23वीं बैठक में एस जयशंकर ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी होने का महत्व भी समझा दिया। विदेश मंत्री ने कहा,
यदि विश्वास की कमी है या सहयोग नाकाफी है, अगर दोस्ती में कमी आई है और अच्छे पड़ोसी होने की भावना कहीं गायब है, तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत है। एससीओ के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री ने कहा, एससीओ का मकसद आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, बहुआयामी सहयोग, विशेष रूप से क्षेत्रीय प्रकृति के सहयोग को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य संतुलित विकास, एकीकरण और संघर्ष की रोकथाम के मामले में एक सकारात्मक शक्ति बनना है। विदेश मंत्री ने कहा, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को सहयोग, परस्पर सम्मान और संप्रभुता के साथ साथ समानता पर आधारित भावना को ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए ये जरूरी है कि सभी सदस्य देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए और एक पक्षीय एजेंडे पर किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे संगठनों में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए इसे अधिक समावेशी, पारदर्शी, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। बाद में विदेश मंत्री ने आउटकम डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि भारत ने इन चर्चाओं में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया। इससे पहले जयशंकर ने पाकिस्तान स्थित इंडियन हाई कमीशन कैंपस में सुबह की सैर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देते हुए एक पौधा लगाया। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गए। ये 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में भाजपा कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई शीर्ष नेता शामिल हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के नेता और राज्य चुनाव प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले महाराष्ट्र कोर ग्रुप की 2 दिन पहले राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई थी। जल्द ही बीजेपी महाराष्ट्र के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट का गठबंधन है। वहीं जल्द ही इन दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी राज्य में 160 सीट के आसपास चुनाव लड़ सकती है। टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। दिग्गज नेताओं के अलावा कुछ नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना 23 नवंबर को होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे में किस तरह के नीतिगत फैसले लिए गए हैं जो अब की बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होती है। बीजेपी ने जो उसकी सिटिंग सीटें 100 से ज्यादा, तकरीबन 110 से ज्यादा सीटों पर आज चर्चा हुई है और उस पर नाम अंतिम रूप दे दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम देखेंगे कि कल के बाद संभवतः परसों बीजेपी की पहली सूची आएगी, उसमें जो सिटिंग सीटें हैं उनमें से अधिकांश पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। हम जानते हैं कि जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उससे पहले जो महायुति है उसके नेताओं के साथ एक सीट बंटवारे को लेकर एक अंतिम रूप करीब करीब दे दिया गया है। कुछ सीटों को छोड़कर एक सहमति बन चुकी है। बीजेपी तकरीबन 158 से 60 सीट लड़ सकती है, ऐसी खबरें हैं। और बाकी सीटें शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, कुछ नए चेहरे उतारे जाएं। हो सकता है कि बीजेपी कुछ जो मौजूदा निवर्तमान विधायक हैं उनके टिकट बदल दे, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज की बैठक में बीजेपी ने 110 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की है। और कल के बाद, चूंकि कल शपथ ग्रहण है हरियाणा में, हम जानते हैं नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद का शपथ शैलेंद्र, लेंगे। एक बात पर जरा रोशनी डालिए, क्योंकि हमने बीजेपी को देखा है कि पिछली जो रणनीति रही थी वो बड़ी कारगर साबित हुई थी। तो अब की बार क्या नई रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरेगी बीजेपी, या अब की बार भी उसी पुरानी रणनीति और पुराने साथ के साथ अब की बार और दमखम के साथ ज्यादा अग्रसर नजर आएगी? देखिए, पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल गया है
जानते हैं कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में उतनी सफलता बीजेपी को नहीं मिली थी, लेकिन लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने में बीजेपी कामयाब रही। नायब सैनी कल शपथ लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन आप देखें कि ये इस बार चुनाव में सहयोगियों की संख्या बड़ी है। शिवसेना क्या जो शिंदे गुट है वो तो साथ है ही, साथ ही साथ एनसीपी जो दो फाड़ हुई उसमें अजित पवार गुट साथ है। तो पूरी तरह से एक परिस्थितियां बदली हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव में देखें जो विधानसभा चुनाव था और इस बार के चुनाव में सहयोगी बदल गए हैं, दलों की संख्या बढ़ गई है और इसके साथ ही साथ एक नई रणनीति के साथ बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो पिछली बार भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। हालांकि जब नतीजा आया उसके बाद हमने देखा कि ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें जो है अलग अलग रास उस वक्त उद्धव ठाकरे ने और बीजेपी ने ली। लेकिन अब जो इस वक्त की जो स्थिति है उसमें बीजेपी निश्चित तौर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों से काफी कुछ महाराष्ट्र को लेकर काम हुआ है जमीनी स्तर पर। हम जानते हैं कि जो शिंदे सरकार है उसने कई ऐसी योजनाओं की, कई ऐसे कल्याणकारी कदम के ऐलान भी किया है, कई योजनाओं का ऐलान किया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को लगता है, मायावती को लगता है इसका एक फायदा होगा। लेकिन बिल्कुल इन तमाम मसलों पर तो बातचीत होगी और साथ ही साथ इसी पर निर्णायक फैसले भी लिए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में उसमें नीतिगत फैसलों के जरिए और जो नई रणनीतियां बन रही है उसके जरिए आपकी बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर यहां पर कब्जा किया जा सके। और साफ तौर पर लगातार जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिसको लेकर अपनी रणनीति भी बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वो मॉरिटानिया पहुंच गई हैं। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया और अपनी 1 दिन की यात्रा में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वे मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद आउल्द गजौनी और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। आपको बता दें कि ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के भी राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने की उम्मीद है। ये यात्रा भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिटानिया में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मॉरिटानिया के बीच संबंधों की सराहना की। मॉरिटानिया के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मॉरिटानिया और भारत की संस्कृति में अनेक समानताएं हैं, जैसे कि पहनावा, विशेषकर महिलाओं के परिधान एक जैसा है, पूर्वजों के लिए सम्मान है, पारिवारिक संबंध मजबूत है, संयुक्त परिवार है, बच्चों को सामाजिक मूल्य सिखाया जाते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि मॉरिटानिया में भारत में बने फिल्में, टीवी धारावाहिक और भारतीय परिधान पसंद किए जाते हैं। और वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि मॉरिटानिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं से मिलकर कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगी। बातचीत के दौरान मैं विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए लाभकारी सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में चर्चा करूंगी, जिसके लिए दोनों पक्षों को प्रयास करना है। भारत मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से मॉरिटानिया की विकास यात्रा में योगदान दे सकता है। और वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के बंगाल भवन के बाहर एक बार फिर से डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। ज्वाइंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले दिल्ली के एम्स सफदरजंग, आरएमएल अस्पताल, जीटीबी, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान जूनियर डॉक्टर मोमबत्तियां और पोस्टर थामे हुए थे, जिन पर कार्यस्थल पर सुरक्षा और जवाबदेही की मांग वाले नारे लिखे हुए थे। दिल्ली के बंगाल भवन पर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को खासा समय हो गया है, लेकिन डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लगातार वो अपना इस मामले में न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में बाकायदा कैंडल्स हैं और कुछ पोस्टर्स हैं जिसके जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि उस महिला डॉक्टर के साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाया हुआ है इस मामले में न्याय को लेकर। जिस तरह से तेजी आई है, लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टर सुरक्षित होने चाहिए और लगातार जो न्याय की मांग है वो तब तक उनकी नहीं रुकेगी जब तक डॉक्टरों को न्याय नहीं मिलेगा। हमारी मांगों में कोई परिवर्तन नहीं है। जो 9 अगस्त को एक दुष्कर्म हुआ है उसके अंदर न्याय सरकार दे। अगर वो उसमें विफल रहेगी तो चिकित्सकों को ऐसे ही मजबूरन सड़क पर आकर के न्याय के लिए मांग करनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ जो सुरक्षा सब जगह नहीं प्रदान हो रही है, यदि वो सुरक्षा के अंदर कोई कड़े कदम राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा नहीं लिए जाएंगे और अगर चिकित्सक वहाँ पर अस्पताल में कार्य करते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता तो ये विफलता हमारे सरकार के अभिभावकों की ही है। उनको हमें सुरक्षा देना उनका काम है। क्या मांग सरकार तक आप पहुँचाना चाहता हो, खासकर बंगाल की जनता को क्या मैसेज दे? जी देखिए, डे 1 से हमारी एक ही डिमांड है कि जो ये इंसिडेंट, इतनी भयावह इंसिडेंट हुई है, इसमें जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं अभी तक जस्टिस मिला नहीं है। इस रवैये से हम लोग बहुत ही दुखित है, स्तब्ध है, आक्रोशित है। इसीलिए बंगाल की सरकार और बाकी सरकार जल्द से जल्द हमारी जो भी डिमांड है सेफ्टी सिक्योरिटी की और जो इंसिडेंट में जस्टिस की, जल्द से जल्द उसको डिलीवर करे। अब किस मांग के साथ और आगे की क्या रणनीति? देखिए, मांगे अभी भी वही है जो 2 महीने पहले थी कि हमें न्याय मिले, अभया को न्याय मिले और हमें और हम पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है हर अस्पताल को सुरक्षा मिले। हंगर स्ट्राइक पे जो लोग बैठे हैं उनको, अभी कल की बात है कि एक जो रेसिडेंट है उसने बस एक धरना प्रदर्शन का बस एक टी-शर्ट पहना था, उसको कोलकाता पुलिस पकड़ के ले गई। तो क्या ये न्याय है? 13 रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने संयुक्त तौर पर यहाँ पर इकट्ठे होकर एक मैसेज दिया है कि वो बंगाल के साथ हैं और बंगाल की महिला डॉक्टर को जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। और खास तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है बंगाल सरकार को कि जो डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। एक मायने में अगर समझा जाए तो इस लड़ाई के अभी आगे चलने की उम्मीद है, क्योंकि उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी इस लड़ाई को बंद नहीं करना चाहते हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी के पास। प्रसन्नजीत, अभी अगर हम बात करें तो बंगाल में क्या स्थितियां अभी नजर आ रही हैं डॉक्टर्स को लेकर, और जो जांच हो रही है उस जांच की आंच अभी कहां तक पहुंची है? गौरव, पहले तो ये बता दूं कि हम अभी जहां पे खड़े हैं, जहां से हम ये आपसे बात कर रहा हूं, वो जगह वही जगह है जहां पे मेरे बाएं तरफ जो डॉक्टर है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं अपने जो साथी है उनको बताऊंगा कि थोड़ा सा बाएं तरफ दिखाए कि जहां पे ये रात को 11:30 के आसपास है, यहाँ पे भूख हड़ताल पे ये लोग पिछले 12 दिनों से बैठे हुए हैं। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है, ये धर्मतला, ये एस्प्लैनेड कोलकाता की एक बीच, एकदम शहर के बीचों बीच है। और ऐसी जगह पे, शोर शराबा की जगह पे इन्होंने इतने दिनों तक एक मांग को लेकर यहाँ पे भूख हड़ताल पर है कि एक तरफ पीड़िता को न्याय मिले और दूसरी तरफ जो बाकी यहाँ पे जो थ्रेट कल्चर है, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज और बाकी जगह पे राजनीति हावी होकर रखा है, ये सब की खात्मा हो, करप्शन की खात्मा हो। ये 10 दफ़ा जो दाबी है, ये मांगों को लेकर ये सारे यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन मुश्किल इस बात की है गौरव, मैं बता दूं कि अब अभी अगर सरकार की बात करें, सरकार की तरफ से अभी भी जिस तरह से पूरे जो स्थिति है पिछले 9 अगस्त से आज 16 अक्टूबर तक, पूरी स्थिति को नजरअंदाज करते हुए ऐसा दिखाना चाहते हैं सरकार कि कुछ हुआ नहीं, सब कुछ स्वाभाविक है। और ये जो भूख हड़ताल है, और वो भी डॉक्टर लोगों की भूख हड़ताल है, इसके ऊपर ज़्यादा अमल करने की कोई
सवाल ही नहीं है। ऐसा प्रसन्न स्थिति जी, है। लेकिन एक तरफ। सवाल ये भी उठ रहा दूसरी है कि तरफ आखिर सरकार के संज्ञान में ये पूरा मामला है। सरकार एक तरफ तो कह रही है, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार कह रही है हम तमाम कदम इस पर उठा रहे हैं और तमाम हम कर रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला डॉक्टरों की कोई नहीं है। तो ऐसे में जो शासन है, प्रशासन है, तो क्या उम्मीद की जाए आने वाले समय में जो डॉक्टर्स की मांग है उसको लेकर आखिर ये बैकफुट पर ममता सरकार क्यों नजर आ रही है? आखिर क्यों इस पर कोई इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ नहीं रही है? देखिए, मुश्किल इस बात की है कि आरोप है करप्शन की। ये करप्शन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन पिछले 13-14 सालों से चलाया ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार, और ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है। तो जो कुछ भी आरजीकर में हुआ है, जो कुछ भी पूरे हेल्थ सिस्टम में हो रहा है, जिसकी खिलाफ इन लोगों ने ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये सारे ममता की नजर में है, ममता की जानकारी में है। इसीलिए इस बात से, इस मांगों को अगर मानना पड़ेगा तो ममता को अपना ही जो बुराई है, अपना ही जो इस सारे करप्शंस को उन्होंने संरक्षण दिया है, ये बात को मानना पड़ेगा। मुश्किल इस बात की है कि इस ईगो पर आके ममता बनर्जी अटक गई हैं कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सारे जो करप्शन है इसका कर्ता धर्ता वही है। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ जो पीड़िता के लिए न्याय, उसके लिए सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ही लगे हुए हैं। और उसका जिस तरह से तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात जारी है। तो इसीलिए अब जो स्टेट गवर्नमेंट की अपने दायरे में है, वो जो अगर जब तक नहीं वो मांग पूरा हो पाएगा, तब तक इस तरह से जो भूख हड़ताल की स्थिति है वो गतिरोध हमको देखने को मिल रहा है। गौरव, प्रसन्नजीत, कई बार हमने देखा है कि ममता बनर्जी ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन बेनतीजा रही है वो बातें, क्योंकि जो भी मांगे डॉक्टर की हैं, यहाँ पर तमाम ऐसी मांगे हैं डॉक्टर्स की जो जायज़ हैं, और उस पर ममता बनर्जी कोई भी कदम उठाने के लिए या कोई भी आगे बढ़कर उसमें हामी भरने के लिए तैयार नहीं नजर आती हैं। जैसा आपने सवाल उठाया, वो सवाल अपने आप में बहुत बड़ा भी है, क्योंकि ममता सरकार की संलिप्तता आज से नहीं है, काफ़ी पहले से और कई सालों से ये सब कुछ चला आ रहा है, तभी आज जाकर ये जो प्रदर्शन है वो इतना उग्र हुआ है। ऐसे में आगे की रणनीति अब किस तरह से है? डॉक्टर्स आगे क्या करने वाले हैं? क्या ये जो अनशन है वो ऐसे ही चलता रहेगा, प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, या इसमें भी कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कई तरह से कोशिश किया गया कि बीच का रास्ता निकाला जाए। इसमें सीनियर डॉक्टर्स बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किए हैं। काफ़ी सारे जो जिन्हें सिटीजन्स कहला जाता है, वो सिटीजन्स अपनी तरफ से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जो 2-3 अहम मुद्दा है, जैसे मैंने बताया कि करप्शन, थ्रेट कल्चर, ये बंद करने के लिए पॉलिटिकल विल ममता बनर्जी की तरफ से दिखाना चाहिए। वो नहीं दिखा पा रहा है ममता बनर्जी, एक तरफ ये। दूसरी तरफ है, फिलहाल अभी की अगर मैं बात बताऊं तो ये डॉक्टर की जो जूनियर डॉक्टर्स की जो फोरम है, उनका जो जनरल बॉडी है, उस जनरल बॉडी का मीटिंग जारी है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर कैलकाटा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जो देश की सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे जारी है। तो हो सकता है कि उसमें कल के लिए या परसों के लिए कुछ जो सूची है वो निकाल के आए, कुछ आगे बढ़ने की तरीका निकाल के आए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कि सरकार की तरफ से ऐसे रवैया दिखाया जा रहा है कि मानो की धर्मतला पे इस तरह की जो एक भूख हड़ताल जारी है, इस भूख हड़ताल जिसकी पूरी प्रभाव पूरे समाज के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है, वो राजनेता, शासन और प्रशासन के ऊपर उसका कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। गौरव, बिल्कुल, और ये नज़र भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर बंगाल में जो स्थिति है उसकी आंच पूरे देश में नज़र आ रही है। दिल्ली में भी कमोवेश यही स्थिति है, जिस तरह से बंगाल भवन का वहां पर घेराव किया गया और वहां पर भी प्रदर्शन किया गया। तो ऐसे में ये तमाम जो सवाल हैं वो अपने आप में बहुत बड़े हैं, और यही वो सवाल हैं जो ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं, और लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी सुध लेने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं और हरियाणा की बात करते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने आज अपनी नई सरकार के चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगा दी है। विधायक दल की बैठक में आज सर्वसम्मति से सैनी को नेता चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के सीएम मोहन यादव पर्यवेक्षक बनकर हरियाणा गए थे, जहां विधायकों की बैठक में यह फैसला हुआ। कल नायब सिंह सैनी फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद बुधवार को जब पंचकुला में पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो एजेंडा एक ही था, विधायक दल के नेता का चुनाव।
बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ विधायकों की बैठक शुरू हुई और कुछ ही देर में यह तय हो गया कि नायब सिंह सैनी ही फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई गई। बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। हरियाणा नए चुने हुई विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं। घोषणा के बाद सीएम सैनी ने खड़े होकर हाथ जोड़कर सभी विधायकों का धन्यवाद किया। विधायकों ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया है। बहुत शानदार कार्यकाल उनका पहले भी रहा और आगे भी ऐसा ही शानदार कार्यकाल हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे चाहती है और मुझे लगता है कि वो जनता जो चाहती है उसे बेहतर वो कार्यकाल अपना करके दिखाएंगे। सर्वसम्मति से माननीय नायब सिंह सैनी जी को विधायक दल का नेता द्वारा चुना गया है और बड़ी खुशी की बात यह है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को, जो हमारे विधायक दल के सीएम साहब नायब सैनी जी चुने। नायब सैनी वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। 25 जनवरी 1970 को अंबाला में जन्मे सैनी ने मुजफ्फरपुर में BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से BA और LLB की डिग्री हासिल की है। साल 2002 में वो युवा मोर्चा बीजेपी अंबाला से जिला महामंत्री बने रहे। नायब सैनी साल 2009 में किसान मोर्चा भाजपा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री रहे और 2012 में बीजेपी अंबाला से जिला अध्यक्ष बने। साल 2014 में वो नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने और 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैनी को कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया था। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया। नायब सैनी के संगठन में कार्यकुशलता को देखते हुए भाजपा आलाकमान ने उन्हें अक्टूबर 2023 भाजपा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इस साल मार्च में मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। नायब सैनी ने 2024 में हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतते हुए विधानसभा में एक बार फिर वापसी की। 2024 के विधानसभा चुनाव में नायब सैनी ने लाडवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह को हराते हुए जीत हासिल की। 51 दिन सरकार चलाने के बाद से चुनाव की घोषणा हो जाती है और नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके सरकार का असर ये होता है कि बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। बाद में नायब सिंह सैनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के लिए भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेताओं ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और विधायकों के द्वारा समर्थन पत्र सौंपा। नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। नायब सिंह सैनी गुरुवार को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सुबह करीब 11 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के कई नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा के कालका से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक शक्ति रानी शर्मा ने नायब सिंह सैनी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद डीडी न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि कालका को नशा मुक्त करना और जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करना। हमारे साथ विधायक शक्ति रानी शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, अगर बात की जाए तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री चुन लिए गए, किस तरीके से आप देखती हैं इसको? हमारे अमित शाह जी ऑब्जर्वर बन के आए थे और उन्होंने उनकी नेतृत्व में सबने सर्वसम्मति के साथ उनको चुना है। अगर कैबिनेट की बात की जाए तो उसकी कोई चर्चा हुई? क्या आपका भी नाम देखने को मिल सकता है, ऐसी कोई अपेक्षा? कोई कैबिनेट की चर्चा नहीं हुई। आज तो सिर्फ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुना है। कालका की अगर बात की जाए तो कालका के लिए से आप जीत कर आई हैं। आप की क्या मंशा है वहाँ के कामकाज को लेकर? कौन से ऐसे काम है जो आपकी प्राथमिकता रहेंगे सरकार बनने के बाद? कालका का विकास कराना है, ये मेरी प्राथमिकता है और उसमें सबसे पहले नशा मुक्त कालका बनाना है और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहले दुरुस्त करना है। तो ये थी शक्ति रानी शर्मा, जिनका कहना है कि कालका को नशा मुक्त बनाना है। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, पंचकुला।
और जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने फिर से कमान संभाल ली है। उमर के साथ उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने भी शपथ ली। एनसी कांग्रेस के गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है, जो बताता है कि सरकार बनने से पहले ही दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बीच तनाव की खबरें सुर्खियां बनी थी। बुधवार को जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसके अलावा सकीना इट्टू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मज़ार अनवर पर फूल चढ़ाए। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। We look forward to working in cooperation with Government of India to resolve the people's problems. उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। उमर ने शपथ तो ले ली, लेकिन उससे पहले ही उसकी सहयोगी कांग्रेस ने उसे झटका दे दिया। कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है और कहा है कि कांग्रेस की लोकल इकाई चाहती थी कि सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान राज्य में पार्टी की परफॉर्मेंस से नाराज था, लिहाजा फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सरकार में शामिल न होना ये बताया जा रहा है कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो प्रदेश इकाई से सख्त नाराज है, क्योंकि जम्मू में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्मेंस किया है उससे उसकी जगहसाई हुई है, खासकर पॉलिटिकल जगत में, और विशेषकर एनसी ने खुलेआम ये आरोप लगाया था। सरकार गठन से कांग्रेस ने भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी हैज वन। द कांग्रेस पार्टी इज नोवेयर सीन देयर, ओनली जस्ट 6 MLAs, दैट इज टू because they aligned with the NC. Otherwise, they would have earned 0 as usual in many states. गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल की है। राज्य में 90 सीटों पर हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक में मुडा यानी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मैरी गौड़ा के इस्तीफे के बाद भाजपा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जमीन घोटाले में सिर से पांव तक लिप्त बताया और फौरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। भाजपा ने दावा किया कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम पर जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं के विवाद के बीच मुडा के अध्यक्ष के मैरी गौड़ा ने इस्तीफा दे दिया। चंद दिनों पहले सिद्धरमैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में, उस जमीन को वो वापस करेंगे। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुडा के लेखा अधीक्षक पी चंद्रशेखर की आत्महत्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में इस बात का उल्लेख है कि महर्षि वाल्मीकि बोर्ड के पास जो पैसा था उसे कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि बेल्लारी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए प्रत्येक लोगों को 200 रुपए दिए गए थे। जो लेखा अधीक्षक द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे पी चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड, उन्होंने आत्महत्या की थी। और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए
अनाधिकृत हस्तांतरण, इलीगल शिफ्टिंग हुई है। और बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा की आग धीरे धीरे ठंडी हो रही है, लेकिन लोगों में गुस्सा अभी भी बरकरार है। हालांकि लोगों को योगी सरकार पर भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भरोसा परिवार को दिया है वो सच साबित होगा और आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। जिस स्थान पर यह घटना घटी थी वहां फिलहाल शांति है। अधिकतर लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। बाजार बंद है और घरों में ताले लटके हुए हैं। हामिद का परिवार घटना के दिन से गायब है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये वही गली है जहाँ से विवाद की शुरुआत हुई है। पूरी गली के हम सारे घरों से गुजरते हुए आए हैं। लगभग सभी घरों में ताला लगा हुआ है। इक्के दुक्के लोग यहाँ आते जाते दिख रहे हैं। यहाँ वही लोग बचे हैं जिनके नाते रिश्तेदार यहाँ आसपास नहीं हैं। बाकी सभी लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और यहाँ से जा चुके हैं। लोगों को लगता है कि इस तरीके के हालात कभी नहीं थे, कैसे वैमनस्यता फैली है, और ये जितनी जल्दी इस खाई को भरा जा सके उतना बेहतर है। केरल के कन्नूर में सीपीआईएम नेता की सार्वजनिक आलोचना के बाद एडीएम नवीन बाबू की मौत से सत्तारूढ़ वाम दल के खिलाफ राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कन्नूर और पथानामथिट्टा में विपक्षी दलों की हड़ताल जारी है। विपक्षी दल उस अधिकारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिसने सीपीआईएम के नेता द्वारा अधिकारी के विदाई समारोह में सार्वजनिक रूप से रिश्वतखोरी के आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में भाजपा और युवा कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च भी किया। वहीं मार्च में शामिल भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने नृशंस कार्रवाई से आम लोगों में भी आक्रोश है। उधर मार्च के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा है कि राज्य पुलिस सीपीआईएम नेताओं को हत्या के आरोपों से बचा नहीं पाएगी। विपक्षी दलों का कहना है कि सीपीआईएम नेता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने सीपीआईएम नेता द्वारा किए गए अपमान को हत्या के बराबर बताया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बुधवार को नोएडा स्थित ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड और मारवा स्टूडियो का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने सूरज प्रकाश मारवा शूटिंग फ्लोर का उद्घाटन भी किया। साथ ही संस्थान के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर एल मुरुगन ने सिनेमा, टेलीविजन, फोटोग्राफी, रेडियो, फाइन आर्ट्स और ई लर्निंग विभाग का बारीकी से निरीक्षण किया। डॉक्टर एल मुरुगन ने निरीक्षण के दौरान संस्थान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि छात्र यहां से ज्ञान का संचार कर सकते हैं। Today I am very happy to visit this Noida's first film city and the Marva studio. I visited the Marva studio thoroughly, and we are see our in front of us the big library. I start from library. So the library, the facilities, the books, the international standard books are available here for to facilitate the students. They can enrich them knowledge. और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने दवा, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन से जुड़े रेगुलेशन को सख्त और विश्व स्तरीय बनाया है ताकि सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण दवा, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों का निर्माण हो सके। औषधि नियामक प्राधिकरण के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नई ड्रग्स और नैदानिक परीक्षण नियम और चिकित्सा उपकरण नियम ने देश में वैज्ञानिक और नैतिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। कोविड के दौरान भारत ने उचित नियामक प्रक्रिया के माध्यम से 8 टीकों को लाइसेंस दिया है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई थी। ये सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। हमारे जितने भी ड्रग्स, वैक्सीन्स या अब जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस हैं, उन्हें हमें ग्लोबली कम्पेटिटिव बनाना है और इसके लिए दुनिया भर के रेगुलेटर्स यहाँ पर आए हैं और ड्रग रेगुलेशंस के हार्मोनाइजेशन पे चर्चा हो रही है। भारत इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने रेगुलेशंस को स्ट्रिंजेंट बनाएं, जिससे कि सेफ़, अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन्स, वैक्सीन्स या मेडिकल डिवाइसेस हम देश को और दुनिया के तमाम लोगों को उपलब्ध करा सकें
और ड्रग्स की एफिकेसी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर अपने स्टैंडर्ड्स को जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ अलाइन करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और वहीं 58वें इंडिया हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का बुधवार को ग्रेटर नोएडा में आगाज हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहा है। आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से किया जा रहा है। एक्सपो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया। एक्सपो में दुनिया भर के 3000 से अधिक लोग शिरकत कर रहे हैं। एक्सपो में हस्तशिल्प, गिफ्ट आइटम्स, घरेलू सजावट से लेकर वस्त्र सज्जा के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। वहीं एक्सपो में 100 से अधिक देशों के खरीदारों के शामिल होने की भी संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय अमेरिकी समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा है। भारतीय अमेरिकी हालांकि अभी भी संख्या में काफी कम है, लेकिन एशियाई अमेरिकियों के बीच अब सबसे बड़ा और सबसे अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय समूह है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने भारतीय मूल के किसानों से मिलने के लिए कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली की यात्रा की, जो 1 सदी से भी अधिक समय से यहाँ बसे हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस अगर ये चुनाव जीतते हैं तो भारत के लिए भी खास होगा। दरअसल जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में या तो भारतीय मूल की महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी या फिर अमेरिका की दूसरी महिला भारतीय मूल की होगी। यह भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय पिछले दशक में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। डीडी न्यूज की टीम ने अमेरिका के एक छोटे से शहर यूबा सिटी की यात्रा की। यहाँ वो मिले भारतीय मूल के उन किसानों से जो यहाँ सालों से आड़ू और आलू बुखारा उगा रहे हैं। In this area, most farmers they don't do that much row crop, but they do more like walnut, almond, peaches, prune. It's big agriculture. युवा सिटी में भारतीयों की कहानी 20वीं सदी के अंत में शुरू होती है, जब पंजाब के शुरुआती अप्रवासी यहाँ खेत मजदूर के रूप में काम करने आए थे। आज के वक्त में ये अप्रवासी समृद्ध किसान, व्यवसाय मालिक और पेशेवरों के एक संपन्न समुदाय में बदल गए हैं। Started in the 1900s, right? People had came through illegally into Mexico, and they got married there with Mexican ladies to become citizens. Then they went into Brawley. So we have even a Sikh temple over there in Mexico, and slowly they shifted towards the north here. Like we're sitting in Yuba City, California here, Fresno area, Stockton, San Jose, all these areas, Bakersfield. That's how they shifted all along, and they have made a big change since when they came from there. But now the farming has really changed since the 1900s to now. अप्रवासी भारतीय समुदाय आज अमेरिकी समाज में पूरी तरह से घुल मिल गया है। We help each other. I have 2 Sikh neighbors by me. They've helped me harvest. I've helped them do things and given them spare things that I didn't need anymore that they can use. And so, I mean, we get along just like we do with any neighbor. खेती करने के लिए अमेरिका आए भारतीय परिवारों की कई पीढ़ियां डॉक्टर, इंजीनियर जैसे अन्य व्यवसायों में भी गईं, लेकिन उनमें से कई अब खेती के अपने पारिवारिक पेशे की तरफ लौट रहे हैं। जहां टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीयों का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन सोसाइटी में काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है, काफ़ी जाना माना है और उसको एक पहचान भी मिली है। सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में पोस्टर बॉयज़ हैं इंडियन अमेरिकन्स के। वहीं यहाँ अमेरिका की कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में एग्रीकल्चर, यहाँ कृषि के क्षेत्र में भारतीयों ने जो नाम कमाया है और यहाँ की इकोनॉमी में इनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए यहाँ की सोसाइटी में जो भारतीय वैल्यूज़ हैं, इंक्लूसिविटी की, टॉलरेंस की, डाइवर्सिटी की, वो लाई हैं और इसीलिए यहाँ भारतीय जो हैं अमेरिकन्स, जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको अग्रेसिवली परस्यू करती हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। और कनाडा की ट्रूडो सरकार के झूठे आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि भारत से पंगा लेकर वो अपने घर में ही घिर गए हैं और उनकी जमकर फजीयत भी हो रही है। कनाडाई मीडिया को ही ट्रूडो पर विश्वास नहीं है। वहीं देश में बढ़ती समस्याओं पर भी ट्रूडो सरकार लोगों के निशाने पर है।
न कोई पुख्ता सबूत और न कोई ठोस जानकारी। फिर भी ट्रूडो सरकार का भारत के खिलाफ अनर्गल अलाप जारी। भारत को बदनाम करने की ट्रूडो की इस साजिश से दोनों देशों के संबंध अब तक के अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। भारत के बार बार मांगने के बावजूद सबूत तो दूर की बात, कोई पुख्ता जानकारी भी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। आखिर ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो वोट बैंक की नीति के चलते भारत के साथ कूटनीति के तालमेल को दांव पर लगा रहे हैं। दरअसल ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% तक पहुंच गई है। हाल में हुए उपचुनाव में 30 साल से टोरंटो की सीट पर काबिज उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। उनके मजबूत गढ़ मॉन्ट्रियल में भी उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई। ट्रूडो की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनकी सरकार से समर्थन खींच लिया और वो अल्पमत में आ गए। उधर महंगाई के मोर्चे पर भी उनकी सरकार विफल रही। स्वास्थ्य सेवाएं खराब होती जा रही हैं। युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है। इस असंतोष की राजनीतिक भरपाई वो सिख वोटों के सहारे करना चाहते हैं। खालिस्तान समर्थक भावनाओं का समर्थन हासिल करने के लिए वो एक खालिस्तानी आतंकवादी हरपाल सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर दोनों देशों के रिश्तों को दांव पर लगा दिया है। भारत शुरू से ही इन आरोपों को खारिज करता आ रहा है। हालांकि भारत से पंगा लेकर वो अपने घर में ही घिरते दिखाई दे रहे हैं और उनकी जमकर फजीयत हो रही है। कनाडाई मीडिया को ही ट्रूडो पर विश्वास नहीं है। कई अखबारों में छपे लेख में कहा गया है कि ट्रूडो मामले में भारत को पुख्ता सबूत देने में विफल रहे हैं। इतना ही नहीं, खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह की भी एक प्रेस वार्ता के दौरान जमकर किरकिरी हुई। जब वो भारतीय राजनयिकों के खिलाफ जहर उगल रहे थे तो पत्रकारों ने तीखे सवाल दाग दिए, जिससे नाराज होकर वो प्रेस वार्ता छोड़कर जाने लगे। इस दौरान एक पत्रकार ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता है। फिर पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा। और देश के देसी खेल खो खो का तेजी से पूरे विश्व में प्रसार हो रहा है और यही वजह है कि पहली बार इस खेल का विश्व कप सामने है, जो कि भारत में आयोजित होगा। और इसी कड़ी में बुधवार को विश्व कप के लोगों को लॉन्च किया गया। खो खो का विश्व कप दिल्ली में अगले साल 13 से 19 जनवरी तक आयोजित होगा। स्पीड, स्ट्रेटजी और स्पिरिट का होगा हल्ला बोल, क्योंकि बदले हुए तेवर और कलेवर के साथ हर दिल को रोमांच से भरने आ गया है देसी खेल खो खो का अंतर्राष्ट्रीय अंदाज। मिट्टी से मैट पर आए इस खेल की महक को विश्व भर में फैलाने के लिए अगले साल जनवरी में देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस कड़ी में बुधवार को खो खो विश्व कप के लोगों को लॉन्च किया गया। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए और सभी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जाने वाला है, क्योंकि 2025 में हम पहला वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में करने जा रहे हैं और इसीलिए हम सभी लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पारंपरिक खेल हैं हमारे देश के, उसे हम आगे लेके जाएं। The World Cup will see competition of the highest order. Participation in from all continents are being represented. Then you have technology at its best. You have the Indian hospitality you'll have at the best. वैसे ये पहली बार होगा जब भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। विश्व कप इस खेल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिस्पर्धी भावना को भी उजागर करेगा। आज इस खेल ने वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा ली है और ये करीब 54 देशों में खेला जा रहा है। विश्व कप के आयोजन से भारतीय खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। खो खो को 2032 तक ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दिलाने का लक्ष्य फिलहाल सामने है और इस कड़ी में ये विश्व कप अहम कड़ी साबित हो सकता है। वैसे जिस तेजी के साथ खो खो का प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है, उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि मिट्टी से मैट तक की यात्रा का सुनहरा दौर अब खो खो के खेल के लिए आरंभ हो गया है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।